हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम या श्वसन तंत्र के बारे में। तो दिया गया जो डायग्राम है वो श्वसन तंत्र का है। मानव जो श्वसन तंत्र है वो श्वसन तंत्र का दिया गया डायग्राम है। मैं इसका नामकरण कर रहा हूं, इधर ध्यानपूर्वक देखो। ये जो वाला भाग है, ये देख लो आप, ये वाला भाग कहलाता है नासिका व दूसरा नाम देते नासा धुआ। दोनों भाग यहीं पर ही है। ये आपकी नासिका और ये दोनों जो छिद्र होते हैं ये कहलाती है नासा धुआ। तो ये इसका भाग का नाम हो गया नासिका व नासा धुआ, ठीक है। और ये जो नासा हुआ में जो छिद्र होते हैं यहाँ पर, ये छिद्र कहलाते हैं नासा छिद्र। नासा छिद्र तो हम अलग अलग नाम दे सकते हैं। ये ऊपर वाला जो ये हिस्सा, ये तो पूरी नासिका हो गई। ये दोनों जो छिद्र है ये नासा छिद्र हो गए, और नासा छिद्र जो खुलते हैं वो नासा गुहा में खुलते हैं। तो हम अलग नाम दे देंगे। ये नासिका, इसमें जो छिद्र पाए जाते हैं वो नासा छिद्र, और ये जो गुहा है इसकी, ये गुहा हो गई आपकी कौन सी गुहा? नासा गुहा। कौन सी गुहा हो गई है? नासा गुहा। इसके बाद ये जो आपको दिख रहा है ये इस तरीके से है, ये ऐसे, ये कहलाती है आपकी ग्रसनी। क्या कहलाती है आपकी? ये ग्रसनी। इसके बाद ग्रसनी के बाद आपका जो ये भाग है यहाँ पर जो उभरा हुआ दिखाई देता है, तो किसी किसी में ये ज्यादा उभरा हुआ दिखाई देता है तो इसको बोलते हैं वायुकंठ। क्या बोलते हैं इसको? वायुकंठ। तो यहां पर मैं नाम दे देता हूं इसको वायुकंठ। ये वायुकंठ होता है जो उभरा हुआ भाग है। इसके बाद ये जो है, ये जो नली आपको दिखाई दे रही है, ये वाली, ये कहलाती है आपकी श्वसन नली। कौन सी नली कहलाती है? श्वसन नली। और ये पूरा जो हिस्सा है ये आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरी कहलाती है आपकी ग्रेसिका। क्या बोलते हैं बेटा इसको? ग्रेसिका। ये आपकी ग्रेसिका हो गई। ये जो पूरा हिस्सा है ये आपकी हो गई श्वसन नली। श्वसन नली दो भागों में विभाजित हो जाती है, एक भाग ये रहा, एक भाग ये रहा। इस तरीके से देखो इधर, ये जो श्वसन नली होती है वो दो भागों में क्या हो जाती है? विभाजित हो जाती है। एक बार फिर से देखो, अभी बीच में लाइट चली गई थी इसलिए। ये जो श्वसन नली होती है ये दो भागों में विभाजित हो जाती है, ऐसे दो भागों में विभाजित हो गई। ये जो प्रत्येक भाग कहलाता है ये श्वसनी कहलाता है। क्या कहलाता है प्रत्येक भाग? श्वसनी। तो मैं एक भाग का नाम दे रहा हूं यहां पर, एक बार समझ लो, उसके बाद लिख लेना आप नाम। ये भाग कहलाता है आपका श्वसनी। ये श्वसनी हो गया। एक बार फिर से इधर देखो, ये तो आपकी पूरी श्वसन नली। फिर ये जब दो भागों में बढ़ जाती है ऐसे, ये बट गई, तो ये आपकी श्वसनी। श्वसनी आगे चल करके और भागों में विभाजित हो जाती है ऐसे, जैसे पेड़ में से शाखाएं निकलती है ऐसे, तो ये कहलाती है श्वसनिका। क्या कहलाती है ये? श्वसनिका। श्वसनिका। और श्वसनिका और ज्यादा भागों में बटेगी तो हम कह सकते हैं श्वसनिकाएं। तो हम यहाँ दोनों नाम लिखेंगे, श्वसनिका व श्वसनिकाएं। और ये जो श्वसनिकाएं होती है इनके अंतिम सिरे पर फूली हुई संरचना होती है, आप सभी को दिखाई दे रही है, और ये फूली हुई संरचना कहलाती है कूपिका, या इसी का ही दूसरा नाम देते हैं वायुकोश। कूपिका, यह क्या नाम देते हैं? वायुकोश। इसके अलावा ये जो वायुकोश है इनके चारों ओर, इधर देखो गौर से, ये वायुकोश के चारों ओर रक्त केशिकाओं का जाल फैला रहता है। रक्त केशिकाओं का क्या फैला रहता है? जाल। तो यहां पर वायुकोश के चारों ओर पाई जाती है आपकी रक्त केशिकाएं।
क्या पाई जाती है? रक्त केशिकाएं। ये केशिकाएं जो होती है वो पतली भित्ति की होती है और इनके चारों ओर रक्त केशिकाएं पाई जाती है। इसके अलावा चित्र से स्पष्ट है कि दो फेफड़े हैं, एक दायां फेफड़ा और दूसरा बायां फेफड़ा। तो हम लिख सकते हैं यहां पर दायां फेफड़ा, दायां फेफड़ा, और दूसरा हम जो नाम लिखते हैं यहां पर ये लिखेंगे हम बायां फेफड़ा, बायां फेफड़ा। एक दायां फेफड़ा और दूसरा बायां फेफड़ा। इसके बाद ये जो आपकी श्वसन नली है, इस श्वसन नली में छल्ले पाए जाते हैं। ये छल्ले हैं। ये जो छल्ले होते हैं वो उपास्थि के छल्ले होते हैं। किसके छल्ले होते हैं? ये उपास्थि के छल्ले। तो यहां पर हम नाम लिखेंगे उपास्थि के छल्ले, उपास्थि के छल्ले। उपास्थि के क्या होते हैं? छल्ले होते हैं। ये आपके ये जो छल्ले हैं ये आपके उपास्थि के क्या कहलाते हैं? छल्ले। यहां पर नीचे नीचे श्वसन की एक मुख्य पेशी होती है ये, और इस पेशी का नाम है डायफ्राम। क्या नाम है इसका? डायफ्राम, या इसी को बोलते हैं तनुपट। इसी को क्या बोलते हैं? तनुपट। तनुपट कहते हैं या डायफ्राम कहते हैं। और जस्ट दोनों फेफड़ों के यहाँ पर मध्य में एक अस्थि पाई जाती है यहाँ पर, और इसको बोलते हैं स्टर्नम। क्या बोलेंगे इस अस्थि को? स्टर्नम। तो इसका मैं यहाँ पर नाम दे देता हूँ स्टर्नम। क्या नाम है इसका? स्टर्नम। तो दिया गया जो चित्र है उसमें जो नामांकन करना है, मोस्टली आपको ये नामांकन करने हैं। एक दो नामांकन भी कम होते तो कोई नंबर नहीं काटे जाते बोर्ड क्लास में। तो ये आपको मोस्टली जो नामांकन है ये आपको करना है। आप देखो एक एक भागों के बारे में। सबसे पहले जो इसका भाग आता है वो आता है आपका नासिका व नासागुआ, या कह सकते हैं नासिका व नासाछिद्र। नासिका नाम से स्पष्ट हो रहा है। नासिका एक होती है, आप सभी के देखो एक ही है पूरी है। लेकिन नासा छिद्रों की बात करें तो नासा छिद्र कितने होते हैं? दो होते हैं। आप सभी जानते हैं नासिका एक होती है, नासा छिद्र दो होते हैं। और ये जो नासा छिद्र होते हैं ये दोनों नासा छिद्र खुलते हैं किसमें? नासा गुहा में। ये अंदर गुहा है, और इस गुहा के अंदर ये जो नासा गुहा है, इस गुहा के अंदर महीन बाल पाए जाते हैं। महीन क्या पाए जाते हैं? बाल। इसके अंदर महीन बाल होते हैं, और ये जो महीन बाल होते हैं वो धूल के कणों को फेफड़ों में जाने से रोकते हैं। इसलिए जो श्वसन की क्रिया की जाती है वो नाक के द्वारा की जाती है। आवश्यकता पड़ने पर जब जुकाम होती है या कोई और आवश्यकता पड़ती है तभी जाकर के मुंह के द्वारा श्वास लिया जाता है, क्योंकि जो श्वसन जो नाक के द्वारा किया जाता है, नासिका के द्वारा किया जाता है, वो उससे जाने वाली जो वायु है फेफड़ों के अंदर वो शुद्ध होती है, जबकि मुंह के द्वारा जो श्वसन किया जाता है उससे जाने वाली जो वायु फेफड़ों के अंदर जाती है वो अशुद्ध होती है। इसलिए श्वसन की जो क्रिया है वो नाक के द्वारा ही करनी चाहिए। तो ये आपका यहाँ पर महीन बाल पाए जाते हैं। इसके अलावा एक खास बात और है, ये बाल तो कणों को यहाँ पर रोक लेते हैं, जो कण होंगे उनको रुक जाएंगे। यहाँ पर श्लेष्मिक ग्रंथियां पाई जाती है। कौन सी ग्रंथियां पाई जाती है? श्लेष्मिक ग्रंथियां। किसमें पाई जाती है वे? नासागुहा में। इनसे एक लसलसा चिपचिपा पदार्थ निकलता है, साधारण भाषा में हम नहट बोलते हैं। तो वो चिपचिपा पदार्थ क्या करता है कि धूल के कणों को चिपका लेता है, और धूल के कण जब यहाँ पर चिपक जाते हैं तो वो धूल के कण कहाँ नहीं जा पाते? दाएं और बाएं फेफड़ों में नहीं पहुंच पाते। इसलिए हम कह सकते हैं कि वास्तव में नाक के द्वारा जो ली गई वायु है वो कैसी होती है? शुद्ध होती है। तो ये आपका नासिका नासा हुआ और ये हो गए। इसके बाद जस्ट नासा गुहा के बाद में होती है आपकी कौन सा भाग? ग्रसनी। नाम से स्पष्ट हो रहा है, ये जो ग्रसनी वाला भाग है ये ग्रसनी वायुकंठ को, ये वायुकंठ रहा है, ये ग्रसनी इस वायुकंठ को नासा गुहा से जोड़ने का कार्य करती है।
बीच में है यहाँ पर ये ग्रसनी है, ये आपकी नासा गुहा हो गई, ये आपका वायुकंठ हो गया। इसका कोई रोल नहीं है, ये ग्रसनी जो है वो वायुकंठ को और नासा गुहा से जोड़ने का कार्य करती है। इसके बाद ये आपका दूसरा भाग हो गया। फिर आप तीसरे भाग की बात करते हैं तो ये होता है वायुकंठ। ये भाग जो होता है वो उभरा हुआ होता है। अक्सर पुरुषों में ये ज़्यादा बड़ा उभरा हुआ होता है, महिलाओं में ये कम आपको दिखाई देगा। और ये जो वायुकंठ होता है इसकी सबसे खास बात समझो, इस वायुकंठ में पाए जाते हैं स्वर रज्जु। क्या पाए जाते हैं? स्वर रज्जु। और ये जो स्वर रज्जु होते हैं इनकी जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 9 होती है। और इन रज्जुओं के द्वारा ही ध्वनि उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? ध्वनि। तो ध्यान रखना है, वायुकंठ में 9 स्वर रज्जु पाए जाते हैं और इन रज्जुओं के द्वारा ध्वनि उत्पन्न होती है। जो हम बोल रहे हैं, मैं जो बोल रहा हूं वो मेरे वायुकंठ के द्वारा ही बोल रहा हूं, और इसमें जो ये रज्जु पाए जा रहे हैं ये ध्वनि उत्पन्न कर रहे हैं। तो ये जो स्वर रज्जु होते हैं वो ध्वनि उत्पन्न करते हैं। वाक् तंतु भी इनको बोलते हैं। तो ये जो स्वर रज्जु है ये 9 जो पाए जाते हैं इनसे ध्वनि उत्पन्न होती है। अब कंठ के, वायुकंठ के जस्ट बाद ये जो लंबी जो नली है, और इस नली को बोलते हैं क्या? श्वसन नली। कौन सी नली है ये? श्वसन नली। और मैंने यहाँ पर बाहर नाम लिखा है क्या? ग्रेसिका। ये पूरा हिस्सा आपका ग्रेसिका है, पूरा हिस्सा। इसमें 2 नली होती है, एक भोजन की नली और दूसरी श्वसन की नली। मैंने यहाँ पर श्वसन तंत्र बनाया है, इसलिए केवल कौन सी नली को दर्शाया है? श्वसन नली को दर्शाया है। जब आप भोजन के बारे में पढ़ेंगे, जब आप पाचन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे तो यहाँ श्वसन नली की जगह यहाँ पर आपकी भोजन नली आ जाएगी, क्योंकि दोनों नलियाँ किसके अंदर स्थित होती है? ग्रेसिका के अंदर, जिसको हम गर्दन बोलते हैं सामान्य भाषा में। श्वसन नली नाम से स्पष्ट हो रहा है, एक होती है, चित्र से दिखाई दे रहा है, एक होती है श्वसन नली। इस श्वसन नली में उपास्थि के छल्ले पाए जाते हैं और इन छल्लों की संख्या होती है कितनी? 7। और ये जो छल्ले होते हैं वो श्वसन नली को पिचकने से रोकते हैं। ये मुख्य कार्य है इनका। हमारी श्वसन नली पिचके नहीं, क्योंकि इसमें से होकर के वायु जा रही है लगातार, और अगर माना ये नली पिचक गई, इस तरीके से चिपक गई आपस में दोनों दीवारें, तो वायु अवरुद्ध हो जाएगी, और वायु अवरुद्ध हो जाएगी तो हमें श्वसन करने में तकलीफ होगी। तो इस पर ऐसे छल्ले पाए जाते हैं, वो छल्ले इसको पिचकने नहीं देते, और ये ऐसे के ऐसे बनी रहती है श्वसन नली। तो हमेशा ध्यान रखना है कि इसमें उपास्थि के 7 छल्ले पाए जाते हैं जो श्वसन नली को पिचकने नहीं देते। तो इसका जो मुख्य रोल है वो श्वसन नली को पिचकने नहीं देते। छल्लों की संख्या 7 है, ध्यान रखना है, और स्वर रज्जुओं की संख्या 9 है। कंफ्यूज नहीं होना है, स्वर रज्जु तो वायुकंठ में पाए जाते हैं और छल्ले श्वसन नली में पाए जाते हैं, ये विषय ध्यान रखना है। अब आगे चलकर ये श्वसन नली वक्ष गुहा में प्रवेश करती है। ये यहाँ से चल करके ये हमारी पूरी वक्ष गुहा है, और वक्ष गुहा में प्रवेश करने के बाद दाएं और बाएं 2 नलियों में विभक्त हो जाती है, और उन नलियों को बोलते क्या? श्वसनी। क्योंकि ये आगे चल करके 2 भागों में विभक्त हो जाती है। ये जो दोनों भाग है विभक्त हो रहे हैं, इस दोनों भागों को बोलते हैं श्वसनी। ये श्वसनी हो गई। श्वसनी आगे चल करके फिर भागों में विभक्त हो जाती है। ये देखो यहाँ पर, ये मैंने आपको बताया था, ये आपकी श्वसन नली, ये श्वसनी। श्वसनी आगे चल करके फिर विभक्त हो जाती है ये, और श्वसनी आगे चल करके फिर विभक्त हो जाती है, तो ये आपकी हो गई श्वसनिका। क्योंकि श्वसनी आगे चलकर अनेक भागों में विभक्त हो जाती है, फिर बनेगी श्वसनिका। फिर श्वसनिका भी, अगर इस श्वसनिका की बात करें तो ये भी और फिर विभक्त हो जाती है इस तरीके से, ऐसे। तो ये बहुत सारी श्वसनिकाएं हो जाती हैं। और ये जो श्वसनिका होती है, इन श्वसनिकाओं के अंतिम सिरे पर, लास्ट में अंतिम सिरे पर फूली हुई संरचना होती है। देखो इधर दर्शा रहा हूं मैं, अंतिम सिरे पर फूली हुई संरचना होती है, और ये जो फूली हुई संरचना है इसी को नाम देते हैं वायुकोश या कुपिका। वायुकोश या क्या नाम देते हैं? कुपिका देते हैं। और वायु इसके अंदर प्रवेश करती है हमारी कौन सी गैस? O2 गैस। अब एक बार फिर से देखो, सबसे पहले वायु नासिका, नासिका से
नासा छिद्र में प्रवेश करेगी, नासा छिद्र से होते हुए नासा गुहा, नासा गुहा से आपकी ग्रसनी, ग्रसनी से श्वसन नली, श्वसन नली से जाएगी श्वसनी, श्वसनी से श्वसनिका, और श्वसनिका से होते हुए वायु पहुंच जाएगी हमारी कहाँ पर, कुपिकाओं में। अब हमने जो वायु ग्रहण की है वो ऑक्सीजन गैस है, उसमें आ गई ऑक्सीजन गैस। अब ये जो कुपिकाएं होती है इनके चारों रक्त केशिकाएं लिपटी रहती है ऐसे, ध्यान देना है यहाँ पर विशेषकर, ये रक्त केशिकाओं का जाल है, ये लिपटा हुआ है। और ये जो रक्त केशिकाओं का जाल है इसमें जो अशुद्ध रक्त आ रहा है उस अशुद्ध रक्त में कौन सी गैस है, CO2 गैस है। तो और इधर से हमने जो गैस ग्रहण की है वो O2 है। तो क्या होता है कि ये जो CO2 गैस है ये तो प्रवेश करेगी कुपिकाओं के अंदर, और जो O2 गैस है ये प्रवेश करेगी रक्त केशिका के अंदर, और यहाँ से O2 गैस जब यहाँ प्रवेश कर जाएगी तो इस O2 गैस को जो हीमोग्लोबिन है उसके द्वारा यहाँ से पकड़ करके शरीर के विभिन्न भागों तक पहुँचा दिया जाएगा, और ये जो CO2 गैस इसमें प्रवेश करिए, इस CO2 गैस को वापस जो है बाहर निकाल दिया जाएगा। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो कुपिकाएँ हैं इन कुपिकाओं में ही O2 और CO2 का आदान प्रदान होता है। ये ध्यान रखना है, अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले गैसों का विनिमय कहाँ होता है या O2 और CO2 का आदान प्रदान कहाँ होता है, तो O2 और CO2 का आदान प्रदान होता है कुपिका या वायु कोशों में। ठीक है, कुपिका या वायु कोशों में ही O2 और CO2 का आदान प्रदान होता है। ठीक है, जो कुपिका और वायु कोश फेफड़ों के अंदर ही पाए जाने हैं, लेकिन राइट जो आंसर है उसका यही है कि गैसों का जो विनिमय होता है वो कुपिकाओं में होता है। ठीक है, अब ऑप्शन में क्या दे रखा है, जैसे कुपिका नहीं है फेफड़े दे रखे तो फेफड़े करने, लेकिन फेफड़े के अलावा आपको कुपिका दे रखा है तो सबसे राइट कुपिका करने, क्योंकि कुपिका में ही हो रहा है। आप यहाँ पर देख रहे हैं O2 और CO2 का। तो ये आपकी कुपिका, वायु कोश और रक्त केशिकाएं हो गई। इसके अलावा चित्र से स्पष्ट है कि लास्ट जो वो है आपके फेफड़े। फेफड़े दो होते हैं, एक दायां फेफड़ा और दूसरा बायां फेफड़ा। इन फेफड़ों के अंतर्गत रक्त केशिकाएं बिल्कुल है, रक्त केशिकाएं है ना, इसमें रक्त केशिकाएं है। इनके अंदर कुपिकाएं बिल्कुल, इनके अंदर कुपिकाएं हैं। इनके अंदर श्वसनिका है, बिल्कुल है, श्वसनिकाएं हैं, श्वसनिकाएं है, श्वसनी है, श्वसनी भी है। तो इन फेफड़ों में ही पाई जाती है। अगर हम एक फेफड़े की बात करें तो उसमें श्वसनी भी है, देखो आप श्वसनी है, श्वसनिका है, श्वसनिकाएं है, कुपिका, वायु कोश भी है, रक्त केशिकाएं भी है। तो ये सारी जो संरचना होती है वो फेफड़ों के अंदर पाई जाती है। जब ऑक्सीजन गैस फेफड़ों में आती है, अर्थात जब हम वायु ग्रहण करते हैं तो ये फेफड़े फूल जाते हैं, और जब वायु को हम बाहर निकालते हैं तो फेफड़े क्या हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं। तो इनका जो कार्य होता है वो फूलने का और सिकुड़ने का काम होता है। ये सिकुड़ते रहते हैं, जैसे हम श्वसन की क्रिया करते हैं तो ये फूल जाते हैं, और जब वायु को बाहर निकालते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं। इस कार्य के लिए, इनका फैलना या इनका सिकुड़ना, इस कार्य के लिए सबसे जो मुख्य पेशी है वो मुख्य पेशी कहलाती है डायफ्राम या तनुपट। डायफ्राम या तनुपट के द्वारा ही ये फेफड़े सिकुड़ते और क्या होते हैं, पिचकते हैं। तो फेफड़े का सिकुड़ना या पिचकना, इसके लिए सबसे जो मुख्य पेशी है, ये सबसे मुख्य पेशी है श्वसन की। पेशी तो बहुत सारियां हैं, लेकिन आपसे पूछ ले कि श्वसन के लिए मुख्य पेशी कौन सी है, तो वो डायफ्राम या तनुपट है। ये यहाँ पर डायफ्राम या तनुपट होता है ये, और ये श्वसन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये डायफ्राम ये क्या हो गया आपका, तनुपट हो गया, जो श्वसन के लिए मुख्य पेशी है। इसके अलावा दोनों फेफड़ों के बीच में यहाँ पर वक्ष गुहा में एक अस्थि पाई जाती है। हालांकि मैं हम यहाँ पर अस्थि को दर्शा रहे हैं, जबकि ये जो वाला भाग होता है अस्थि वाला भाग, ये इस श्वसन तंत्र का हिस्सा नहीं है। इसको आप नहीं भी बनाओगे, इसका नामांकन भी नहीं दर्शाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये इसका हिस्सा नहीं होता है और ना ही इसका वर्णन करना होता है। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर मध्य में जो अस्थि होती है, इस अस्थि का नाम क्या है, स्टर्नम है, जो बिल्कुल ठीक यहाँ पर पाई जाती है, ये ठोस होती है यहाँ पर, तो इसका नाम हमने स्टर्नम नाम दिया है। ये वास्तव में श्वसन तंत्र का हिस्सा नहीं होती। तो ये आपका हो गया स्टर्नम। तो यहाँ पर ये स्टर्नम एक प्रकार की अस्थि होती है। तो जब हम हड्डियों के बारे में अध्ययन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ये स्टर्नम। तो हमने यहाँ पर देखा है कि वायु का जो मार्ग है वो कैसे चलता है। देखो यहाँ पर मैं बना रहा हूँ वायु का मार्ग, एक बार देखते चलना इधर। वायु का मार्ग, वायु का मार्ग, वायु का मार्ग कैसे चलेगा। सबसे पहले जो वायु होगी वो
नासा छिद्र में आएगी, नासा छिद्र से फिर आपकी जो वायु है वो प्रवेश करेगी नासा गुहा, ये नासा गुहा हो गई। नासा गुहा से आ जाएगी आपकी किसमें, ग्रसनी। ग्रसनी से वायु है फिर आ जाएगी आपकी वायुकंठ, वायुकंठ में जरूर जाएगी, अगर वायुकंठ में नहीं जाएगी तो ध्वनि नहीं निकलेगी। वायुकंठ, वायुकंठ से आ जाएगी आपकी श्वसनी, श्वसनी में आ जाएगी, ये श्वसनी हो गई। श्वसनी से आ जाएगी आपकी वो सॉरी वायुकंठ, वायुकंठ के बाद में आएगी आपकी श्वसन नली, श्वसन नली, और श्वसन नली से आ जाएगी आपकी श्वसनी, श्वसनी से आ जाएगी आपकी श्वसनिका, श्वसनिका। एक बार फिर से, नासा छिद्र, नासा गुहा, ग्रसनी, ग्रसनी से होती हुई वायुकंठ, श्वसन नली, श्वसनी और श्वसनिका, और श्वसनिका के बाद आपकी आ जाएगी श्वसनिकाओं में, और फिर श्वसनिकाओं से एंड में आ जाएगी आपकी कहाँ पर, कूपिकाओं में, और कूपिकाओं से ये जो वायु है इसका आदान प्रदान हो जाएगा और ये वायु चली जाएगी आपकी रक्त केशिका में। तो यहाँ पर रक्त केशिका और कूपिका के मध्य O2 और CO2 का आपस में क्या होता है, आदान प्रदान होता है। O2 और CO2 का आपस में आदान प्रदान होता है। फिर CO2 गैस, O2 यहाँ पर आ गई और O2 को पहुँचा दिया जाएगा शरीर के विभिन्न भागों तक, और CO2 गैस को फिर दोबारा से यही मार्ग चलेगा। CO2 गैस पहले कूपिका में, फिर श्वसनिका, फिर श्वसनी, तो इस प्रकार से फिर दोबारा से मार्ग स्टार्ट होगा। और श्वसनी के बाद श्वसन नली, फिर वायुकंठ, फिर ग्रसनी, उसके बाद नासा गुहा, फिर नासा छिद्र, और नासा छिद्र से होते हुए जो CO2 गैस है वो कहाँ निकाल दी जाएगी, बाहर निकाल दी जाएगी। तो ये तो जाने वाला मार्ग है जिसमें CO2 जा रही है, O2 जा रही है, और ये बाहर CO2 को निकालने वाला मार्ग है। तो ये इस मार्ग का आपको ध्यान रखना है कि वायु जो चलती है वो किस प्रकार से चलती है। तो आज हमने यहाँ पर श्वसन तंत्र के बारे में देखा कि इसके निम्न भाग होते हैं और वायु जो होती है वो किस प्रकार से इसका मार्ग होता है। तो ये वायु का हो गया आपका मार्ग। तो आज आपने जो क्लास जो 10th है उसमें श्वसन तंत्र के बारे में अध्ययन किया, और कल फिर से हम अगला सिस्टम लेकर के आएंगे आपके सामने। थैंक यू।